अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। ओके। तो देखो बच्चों, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज ये क्या है। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें कि द सेल्स विच आर यूज्ड एज पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स आर कॉल्ड, ठीक है, कॉमर्शियल सेल्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे डिवाइस, ऐसे सेल्स जिनका यूज पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की तरह होता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की मीन्स कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं बैटरीज के थ्रू, है ना। आपने देखा ड्राई सेल के थ्रू, मरकरी सेल के थ्रू। तो ये एक ऐसे सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इनको बोला गया है सेल्स और बैटरीज। इनमें टाइप्स में फर्स्ट आ जाते हैं, जैसे है पहला है प्राइमरी सेल। देखो बच्चों, प्राइमरी सेल्स जो होते हैं ऐसे सेल्स हैं जिनकी रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है। मींस ये केवल एक बार काम करते हैं। अगर इन डिस्चार्ज हो गए, मींस इनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन बंद हो गई, तो फिर इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। यही लिखा है कि द सेल्स इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक बार ही रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, नॉन रिचार्जेबल। मीन्स इनको हम दोबारा इनकी रेडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स इन्हें हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स लगा के रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल्स कहलाते हैं प्राइमरी सेल्स। जैसे ड्राई सेल, जैसे निप्पो, नुवीनो, ये आते हैं ना रेडियो या टॉर्च में बड़े वाले गोल वाले सेल्स जो होते हैं, वो ड्राई सेल होता है। मरकरी सेल जो आपने देखा होगा घड़ी में गोल बटन जैसा होता है या टॉयज में डलता है, तो वो गोल वाला जो सेल आता है वो भी। तो ये सब क्या है, प्राइमरी सेल्स। मीन्स ये एक बार ही वर्क करते हैं, इनकी रेडॉक्स रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये रिचार्जेबल नहीं है। ओके। फिर होते हैं सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, इन्हीं ये रिचार्जेबल है। मीन्स सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट देम एंड hence can be used over and again। बात समझ गए कि ऐसे सेल्स जिन्हें बार बार रिचार्ज करके हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की जो सेल रिएक्शंस हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। समझ गए ना कि जिस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली चलती हैं, जस्ट उसका रिवर्स भी किया जा सकता है बाहर से इलेक्ट्रिक करंट लगा के। मीन्स ये सेल एक बार तो गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करते हैं और एक बार ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। जबकि आपने देखा ये वाले जो प्राइमरी सेल है ना, केवल और केवल गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं हो सकते। मीन्स इनके रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी सेल में आप देखोगे जब ये डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, जब वर्क कर रहे होते हैं खुद, तब ये एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जब हम इन्हें चार्ज करते हैं तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाते हैं, और उस समय बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है बच्चों, केमिकल एनर्जी में। और यही लिखा है कि इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर में जो लगती है, गाड़ियों में लगी होती है, जितनी भी ये बैटरीज आती हैं मार्केट में दिखते हैं आप, वो इसमें आती है। इसके अलावा आप देखते हैं जो मोबाइल में बैटरीज हैं, लिथियम बैटरी और भी बहुत सारी बैटरीज हैं, वो सब सेकेंडरी सेल में आती हैं। और तीसरा होगा एक बच्चों फ्यूल सेल। फ्यूल सेल वो सेल है जो कि द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबस्जन ऑफ फ्यूल लाइक H2CO, CH4 एक्सेट्रा। कि ऐसे सेल जिनके अंदर हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसकी जो फ्यूल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उनको बोला गया है फ्यूल सेल्स। आप देखोगे इनका ये डिटेल आएगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो कि स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा वहाँ पर वाटर की सप्लाई में भी इसका कंप्लीट जो है यूज़ होता है। ओके, हम एक एक करके समझते हैं। चौथा है, और ये फ्यूल हो गए बैटरीज। देखो बैटरी इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन अ सीरीज। जो बैटरी होती है ना बच्चों, उसमें बहुत सारे सेल्स, गैल्वेनिक सेल सीरीज में लगा दिए जाते हैं।
तो ऐसे में क्या है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो सेकेंडरी सेल का ही ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, बैटरीज। ओके, अब एक एक करके आते हैं। पहला है, डिटेल में लेते हैं, ड्राई सेल, या इसी को बोलते हैं लेक्लांसी सेल। ये वो सेल है बच्चों जो रेडियो में यूज होता है, गोल वाला, नोविनो, निप्पो, है ना। और टॉर्च में होता है, जिसमें आपने देखा होगा बीच में एक ब्लैक सी रॉड होती है, तो वो वाला सेल है। इसमें देखोगे जो एनोड बना होता है वो जिंक सिलेंडर होता है, जो बाहर दिखता है आपने देखा होगा नीचे एक सिक्का सा गोल गोल सिल्वर जैसा दिखता है, वो एक जिंक से बना होता है। उसकी पूरी बॉडी ऊपर वाली जो सिलेंडर है वो एनोड से। कैथोड जो है वो उसमें एक ग्रेफाइट रॉड बीचों बीच लगी होती है ब्लैक कलर की। इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, ये है कांटेक्ट विद एनोड, ये एनोड के कांटेक्ट में रहता है। बाहर की तरफ व्हाइट सा पाउडर, आपका भी उस सेल को तोड़ो तो पहले व्हाइट सा पाउडर निकलेगा, चिपका हुआ पेस्ट, गोंद या कहें कि उसके साथ स्टार्च पेस्ट के साथ। तो ये एनोड के कांटेक्ट में रहता है NH4Cl और ZnCl2। और MnO2 एंड कार्बन, ये होता है कैथोड के चारों तरफ ब्लैक सा पाउडर चिपका होता है, भरा होता है, तो वो कैथोड के पास होता है। अब देखो, और इसका जो पोटेंशियल आता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट का। ओके, सेल रिएक्शन देखो, जो एनोड होता है वहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जब हम सर्किट ऑन कर देते हैं रेडियो या टॉर्च का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कैथोड में पहुंचते हैं, और वहां पर MnO2 जो होता है भरा हुआ, जो कार्बन के साथ है, और यहाँ पर उसी में NH4 प्लस आइन और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इनसे मिलकर बनता है MnOOH प्लस NH3। मतलब यहाँ पर जो है Mn की 4 प्लस स्टेट है, और यहाँ जाके कितनी हो गई, 3 प्लस। इस तरह से अगर आप इसे बैलेंस्ड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस तरह से। ओके, और ये रिएक्शन चलती रहती है धीरे धीरे। इसमें आता है कि कार्बन का क्या यूज़ है, तो एक्चुअली जो MnO2 के साथ कार्बन मिलाया गया है वो MnO2 पे की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि MnO2 अपने आप में इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए कार्बन डस्ट मिला देने से, पाउडर मिला देने से इसमें कंडक्शन तेजी से होता है और इजली MnO2 का रिडक्शन होने लगता है। जो बना हुआ अमोनिया है यहाँ देख रहे हैं आप, ये अमोनिया जिंक के साथ क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना के, और उसी में डिसॉल्व रहता है। ये बना हुआ है देखो इस तरह से एक रॉड, ये ब्लैक सी रॉड लगी होती है बीचों बीच, आपने देखा होगा सेल में, है ना। तो ये जो होती है ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये एनोड किसका काम करता है, कैथोड का, इस तरह से। और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा इसके चारों तरफ। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप, ये डार्क सा पार्ट यहाँ पर, ये है MnO2 और कोक मतलब कार्बन का पाउडर भरा होता है, इसलिए ये ब्लैक सा दिखता है, अच्छी तरह से देखोगे आप अभी। तो ये MnO2 और उसके चारों तरफ वाइट सा पेस्ट होता है, जो कि किसके साथ बना होता है, गोंद या स्टार्च गोंद के साथ, तो उसके साथ चिपका होता है। और ये पूरा सिलेंडर जो है किससे बना होता है बच्चों, जिंक से। मतलब यहाँ पर ये Zn कंटेनर लिखा हुआ है। हालांकि अब जो आते हैं उसमें देखा होगा केवल बॉटम में ही जिंक का गोल सा सिक्का लगा देते हैं, बाकी बॉडी कागज से बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल सेल ये ही है, लेक्लांसी सेल। और इस तरह से जब सर्किट पूरा कर देते हैं तो यहाँ से 1.5 वोल्ट का करंट फ्लो होता है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसका केमिकल खत्म होता जाता है MnO2 का, ये सेल डाउन होता जाएगा और एक स्थिति आएगी बिल्कुल डेड हो जाता है, फिर इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, ये फेंकने वाला ही हो जाता है। ओके, तो ये है नॉन रिचार्जेबल ड्राई सेल के बारे में। अब आते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल बटन सेल, जो कि आप देखते हैं घड़ी में यूज़ होता है, टॉर्च में, सॉरी टॉयज में होता है, गोल वाला चांदी सा चमकता हुआ दिखता है, वही है मरकरी सेल बच्चों। इसमें एनोड जो है जिंक कंटेनर होता है, ठीक है, और कैथोड जिंक रॉड होती है, सॉरी कैथोड कार्बन की रॉड होती है जो अंदर फिट होती है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है HgO प्लस QH, मॉइस्ट मतलब हल्का सा मॉइस्ट होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग 1.35 वोल्ट का होता है। एनोड में जो रिएक्शन चलती है, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज्ड होता रहता है और ZnO में चेंज होता है, और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। बाद में जहाँ कैथोड में इलेक्ट्रॉन जब सर्किट पूरा होता है तो कैथोड में HgO H2 और इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं Hg और 2OH। टोटल ओवरऑल रिएक्शन अगर हम ऐड करके देखें तो ये आता है Zn प्लस HgO, तो बनता है ZnO प्लस Hg। इसमें देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्शनेबल कंपाउंड बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये लंबे समय तक काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा बटन सेल या घड़ी में जो चलते हैं 1.5 से 2 साल तक आराम से चल जाते हैं।
तो इसका रीज़न यही है कि इनमें ऐसा कोई केमिकल नहीं बन रहा है जो बाहर निकले या सेल से, वहीं वहीं पर इस तरह से सॉलिड स्टेट में ये बने रहते हैं। तो ये था मरकरी सेल, गोल गोल सा इस तरह का बटन सा दिखेगा आपको, देखा होगा है ना, कि ये है सेल इस तरह से, और इधर बीच में इस तरह से, और ऐसा ये सेल होता है इस तरह से। तो इसमें बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही काम चल जाएगा। फिर आता है लेड स्टोरेज बैटरी। देखो बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, जो गाड़ियों में लगती है बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, तो ये सब यही आते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। इसमें जो एनोड होता है वो लेड प्लेट से बना होता है, पीवी प्लेट से। कैथोड जो होता है वो ग्रिड ऑफ लेड प्लेट, ठीक है, और पैक्ड विद, इसके अंदर इसमें क्या होता है, पैक्ड विद PbO2, इसको बोलते हैं लिथार्ज। समझ गए बच्चों, PbO2। तो लिथार्ज PbO2 होता है, पैक्ड रहता है उसमें ग्रिड में। और ये है इलेक्ट्रोलाइट, होता है डाइल्यूट H2SO4, जो लगभग 38% बाई मास होता है, डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml। वो जो लिक्विड भरा होता है लेड स्टोरेज बैटरी में वो ये होता है। ओके, अब रिएक्शन देखो कैसे चलती है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। कैथोड में जो PbO2 है, ठीक है, 4+ स्टेट में है ये, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं एनोड से, और इस तरह से H+ मिल के Pb2+ प्लस 2H2O बन जाता है। Pb2+ और जो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 भरा है वो मिलके बनता है PbSO4 और 2H+। कुल मिला के अगर हम रिएक्शन देखें तो PbO2 प्लस H2SO4 और प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है PbSO4 प्लस 2H2O। इस तरह से यहाँ पर ये PPT के फॉर्म में बना रहता है सॉल्यूशन में। लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होता है ये। फिर एनोड में क्या रिएक्शन चलती है, जो Pb है लेड का, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, और Pb2+ और H2SO4 मिलके PbSO4 और 2H+ बनाते हैं। इस तरह से Pb प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस 2H, ये भी यहाँ पर क्या बन गया, PPT के फॉर्म में, और H+। अगर ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दी जाए तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O। तो इस रिएक्शन से क्या दिख रहा है, देखो आप कि लगातार इसमें H2SO4 कंज्यूम होता जा रहा है, और ऐसा होने से क्या होगा, H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज होती है, और लगभग 1.20 ग्राम पर ml में जब पहुंच जाती है पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी, जबकि इनिशियल कितनी थी जब फुली चार्ज होता है 1.30 ग्राम पर ml, लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ये हो जाता है 1.20 ग्राम पर ml, और इस समय बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाती है, फिर इसकी चार्जिंग जरूरी होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, जब रिएक्शन डिस्चार्ज होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और इस समय ये किस तरह से काम करता है, एक्ट एज, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। उस समय ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट इट इज एक्ट्स एज अ गैल्वेनिक सेल। अब नेक्स्ट आता है कि चार्जिंग, और आप देख रहे हैं कि H2SO4 धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है, और जब इसकी डेंसिटी इतनी पहुंच जाती है 1.20 ग्राम पर ml, तो बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाती है। फिर चार्जिंग। अब चार्जिंग में देखो बच्चों, एनोड में क्या होगा, जो PbSO4 जो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में घुला हुआ है, फैला हुआ है, वो एनोड में पहुंचता है और वाटर के साथ मिलके PbO2 बना लेता है, और यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Pb से PbO2 और प्लस क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, कि H2SO4 बन गया 2H+ प्लस ये बन गया, तो यहाँ पर जो 2+ स्टेट थी PbSO4 में, अब यहाँ PbO2 4+ में होगी। तो ये एनोड में रिएक्शन। कैथोड में क्या होगा, जो PbSO4 है और इलेक्ट्रॉन लेके और H+ से मिलके Pb प्लस H2SO4 बन जाता है। इस तरह से कैथोड में Pb कलेक्ट हो गया, और एनोड में क्या है, PbO2। ध्यान रखें कि जब सेल चार्जिंग होती है ना, तो बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। जो डिस्चार्जिंग में कैथोड की तरह वर्क कर रहा था वो एनोड बना दिया जाता है, और जो एनोड की तरह वर्क कर रहा था वो कैथोड बना दिया जाता है। इसीलिए कैथोड में अब क्या कलेक्ट हो गया बच्चों, Pb, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो यही कैथोड किसकी तरह वर्क करने लगेगा, एनोड की तरह, और ये जो एनोड है ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा, कैथोड की तरह। मतलब जो यहाँ पर चार्जिंग में एनोड है वो इनिशियली डिस्चार्जिंग कंडीशन में कैथोड रहा होगा, और जो यहाँ पर कैथोड की तरह वर्क कर रहा है चार्जिंग में, वो डिस्चार्जिंग में एनोड की तरह वर्क करता है। इसीलिए देख रहे हैं आप कि कैथोड में Pb कलेक्ट हो गया,
मीन्स अब ये जब डिस्चार्जिंग होगी तो ये एनोड की तरह वर्क करेगा और Pb2+ में ये ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा, और जो यहाँ पर एनोड बना है जिसमें PbO2 कलेक्ट हो रहा है, जब ये डिस्चार्जिंग होगा तो यही एनोड क्या बन जाएगा, कैथोड, और वहाँ पर PbO2 का रिडक्शन होता है। तो सब कुछ उल्टा हो जाता है बच्चों, जो चार्जिंग में हो रहा है वो डिस्चार्जिंग में उल्टा होगा। मीन्स आप रिएक्शन को भी देख लो कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की तरह बन रहे थे, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो फिर से ध्यान रखें, जो भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चल रहा है एनोड कैथोड, उनके चार्ज, उनका नेचर और इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, वो सब चार्जिंग में उल्टा हो जाते हैं। और इस तरह से ये जो है आप देखोगे कैथोड बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा फिर बाद में एनोड। और इस तरह से आप देख रहे हैं H2SO4 फिर से जनरेट हो रहा है, फिर से बनना शुरू हो गया, और H2SO4 की डेंसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डेंसिटी ऑफ H2SO4 अगेन राइजेस एंड रीचेस अप टू 1.30 ग्राम, देन बैटरी बिकम्स फुली चार्ज्ड। उस समय बैटरी कंप्लीट चार्ज्ड हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये इस तरह से हम एक जनरल प्रेजेंटेशन देखें तो ये है Pb एनोड, और ये है Pb प्लस PbO2 का कैथोड, जो कि PbO2 से पैक्ड है, और यहाँ पर भरा हुआ है H2SO4 एनोड ये जो है, ठीक है। तो Pb ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों में इनके चार्ज बदलते रहते हैं बच्चों। अगर मैं ये कहूँ कि जब ये डिस्चार्ज होंगे, देखो जब ये डिस्चार्ज होता है तब इस तरह से हो जाएगा, और जब ये चार्जिंग होगी, ठीक है, तब ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब चार्ज डिस्चार्ज होता है तो Pb का एनोड में निगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब उस समय ये किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह। और जब ये चार्जिंग में काम करेगा तब उस समय ये जो है कैथोड की तरह वर्क करता है, और उस समय ये पॉजिटिव चार्ज का बना दिया जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन चलती है। तो खैर बैटरी के बारे में डायग्राम ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन अच्छी तरह से याद रखना। फिर आता है निकल कैडमियम सेल। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी बट मोर एक्सपांसिव टू मैन्युफैक्चर। ये अच्छा सेल है, इससे ज़्यादा काम करता है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी महंगी है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं दिखाई देता। इसमें रिएक्शन है CdS प्लस NiOH, तो आप देख रहे हैं CdO प्लस NiOH का होल थ्राइस प्लस H2 जस्ट। तो ये जब रिएक्शन कब चलती है, डिस्चार्जिंग में, ठीक है। और अगर आप चार्जिंग करोगे ना तो ऐसा उल्टा हो जाएगी, ठीक है, कि चार्जिंग में इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दोगे तो वो चार्जिंग की हो जाएगी, और जब डिस्चार्ज होती है तो इस तरह से काम करती है। मतलब ये जो रिएक्शन लिखी है ये डिस्चार्जिंग की लिखी हुई है, ठीक है। ये था निकल कैडमियम सेल। अब हम आते हैं फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। एनोड एंड कैथोड जो है ये दोनों पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं कंटेनिंग सुटेबल कैटालिस्ट, जनरली PT, PD, Ag। क्योंकि यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है तो इन कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है ताकि ये हाइड्रोजन को ईजी एब्जॉर्ब कर सकें और उसे एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक कर सकें। तो दोनों के पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें कॉन्सेंट्रेट KOH प्लस NaOH। फ्यूल होता है हाइड्रोजन बबल्ड थ्रू एनोड एंड O2 बबल्ड थ्रू कैथोड, कि हाइड्रोजन को एनोड की तरफ से बबल किया जाता है और O2 को कैथोड की तरफ। एनोड में जो रिएक्शन है वहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ से मिलता है OH और बन जाता है H2O। और कैथोड में H2O जो बना प्लस O2 और इलेक्ट्रॉन मिलके बना लेते हैं 4OH। इस तरह से टोटल अगर हम ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दें तो आप देख रहे हैं 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बन रहा है, 2H2O। इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, वाटर बन रहा है लिक्विड स्टेट में, जिसका यूज स्पेस प्रोग्राम में वाटर सप्लाई में होता है, और इसका जो पोटेंशियल डेवलप होता है लगभग 1.5 वोल्ट का, और ऐसे बहुत सारे फ्यूल सेल लगे होते हैं। इस तरह से देखें तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये कहलाएगा बच्चों एनोड कंपार्टमेंट, समझ गए ना। यहाँ पर हाइड्रोजन पास की जाती है, और ये क्या है, कैथोड कंपार्टमेंट। ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये जो है बीच में भरा हुआ है KOH कॉन्सेंट्रेट NaOH, ठीक है। और ये लगे होते हैं यहाँ पर एक प्रकार के इलेक्ट्रोड्स। तो जब यहाँ पर क्या आती है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा जैसा आपने ऊपर देखा, और H प्लस, और यहाँ से जो है OH आता है, और इस तरह से यहाँ पर दोनों की रिएक्शन हो जाती है, और वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है पूरे में,
ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और उसका रिडक्शन हो जाएगा और कुल मिला के यहाँ वाटर कलेक्ट होता है और पोटेंशियल डेवलप होता रहता है, और एनोड में नेगेटिव चार्ज और कैथोड में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल का देखो तो ये है कि एक तो पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, इसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, इसीलिए बहुत ही जो है यूज़फुल है ये। दूसरा है कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यूस सोर्स क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि अगर इसमें फ्यूल कंटिन्यूसली फीड कर दिया जाए लगातार तो ये सालों चलते रहेंगे बिना बंद हुए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगातार वाटर में चेंज होती रहेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती रहेगी। हाई एफिशिएंसी, ये बहुत ही एफिशिएंट सेल है, मींस मैक्सिमम फ्यूल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एच डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, मतलब कुल फ्यूल सेल में कितनी एनर्जी जनरेट हुई, उसमें से कितनी एनर्जी जो है यूजफुल वर्क में चेंज हो गई, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में इनका रेशियो ही क्या है, एफिशिएंसी। और H2O2 सेल में अगर डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यूज देखें तो ये है -2737.2, मतलब इतनी एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एफिशिएंसी देखें आप 90% से अबव दिख रही है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट सेल है, मतलब मैक्सिमम फ्यूल एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दे आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्ट भी आता है, एक तो एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनता है, एक दूसरा इनका कहाँ यूज होता है, तो इनको स्पेस क्राफ्ट या स्पेस एजेंसी में होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है और इसके लिए बहुत ही क्रायोजेनिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और ये केवल रॉकेट में ही पॉसिबल है, नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ में इनका यूज ज़्यादा नहीं होता। फिर आता है लास्ट बचता है बच्चों टॉपिक, और ये है कोरोजन। देखो कोरोजन होता क्या है कि आपने देखा होगा जंग लगना, जिसको एक नॉर्मली जानते हैं आपकी किसी भी मेटल की सरफेस धीरे धीरे खराब होती जाती है और उसका जो मेटल है वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कार्बोनेट, ऑक्साइड, इस तरह से चेंज होता रहता है। तो इस तरह से मेटल सरफेस का जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, मॉइस्चर है, इनसे रिएक्शन करके अनवांटेड कंपाउंड बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों, कोरिजन। मतलब है कि प्रोसेस ऑफ स्लोली, ठीक है, ईटिंग away of the metal due to attack of atmospheric gases, moisture, etc. on the surface of metal, resulting into the formation of oxides, sulfides, carbonates is called corrosion। ठीक है कि कोरोजन क्या है बच्चों, कि जब मेटल सरफेस एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो है, मॉइस्चर है, इनसे रिएक्शन करके और एक अनवांटेड कंपाउंड बनाती है जो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में है, सल्फोनेट्स के फॉर्म, कार्बोनेट्स हैं, तो इसी को बोला गया है क्या, कोरोजन। देखो अगर आयरन की सरफेस पर कोरोजन चलता है तो इसको बोलते हैं रस्टिंग, जिसमें बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। इसके अलावा कॉपर की सरफेस में बनता है CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। Ag की सरफेस पे बनता है Ag2S। ठीक है, तो ये भी आपने देखा होगा, ये ग्रीन सा कलर का एक मेटल से जम जाता है, ग्रीन का, ये ब्लैक कलर का है, तो ये भी एक प्रकार की रस्टिंग है बच्चों। कॉपर पानी में रख दो आप, कॉपर के आपने देखोगे तांबे के बर्तन, उनमें हरा हरा सा, नीला नीला सा केमिकल बनने लगता है, सरफेस पे चिपक जाता है, ये एक कोरोजन है। सिल्वर को अगर खुला रखें बहुत समय तक तो हल्का सा काला होने लगता है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। तो इस तरह से ये सब मेटल की सरफेस का इस तरह से अनवांटेड केमिकल्स बनाना जिससे सरफेस खराब हो जाए, वही क्या है, कोरोजन। हमें यहाँ पर केवल रस्टिंग पढ़नी है। आयरन की सरफेस पर जो कोरोजन होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। इसमें जो केमिकल बनता है वो कहलाता है रस्ट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू XH2। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है रस्ट का, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या रस्ट। मैकेनिज्म देखो, इसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी दी गई कि जो मेटल सरफेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करती है, मींस उसका आधा पार्ट एनोड बन जाता है और आधा पार्ट कैथोड। तो रस्टिंग में, रस्टिंग इज द रिलेटेड, ध्यान से सुने कि जो रस्टिंग है, रस्टिंग इज, ठीक है, रिलेटेड टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है कि मेनली रस्टिंग किससे रिलेटेड है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होना या लूज होना ही रस्टिंग है। तो इसमें यह बोला गया कि जो मेटल सरफेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करती है। इसमें एक पार्ट एनोड बन गया जहां ऑक्सीडेशन चलता है, जैसे आयरन का पार्ट जहां एनोड है वहां पर Fe का Fe2+ में ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए। इन इलेक्ट्रॉन का यूज हो जाना ही ऑक्सीडेशन चलना शुरू और ज़्यादा बढ़ा देता है।
कैथोड में क्या होगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वाटर की ड्रॉप, अगर हम इस तरह से समझें कि ये मेटल सरफेस है और यहाँ एक लिक्विड ड्रॉप आके रख गई इस तरह से, तो इसी से सब कुछ होता है बच्चों, कि यहाँ पर जो ये लिक्विड ड्रॉप है, समझ गए ना, इस ड्रॉप में जो पानी है वो पानी क्या करता है कि H प्लस प्रोड्यूस करता है। कैसे बन जाता है H प्लस, ये भी बता दूं मैं। यहाँ पर जो H2 है और CO2 मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3, जो ब्रेक होके 2H प्लस या कहें कि H प्लस ये बनता है। और यहाँ पर कि हम ये कहें कि जो कार्बोनिक एसिड बना H प्लस प्लस HCO3 1 माइनस, ये H प्लस ही क्या करता है, निकले हुए इन इलेक्ट्रॉन को ठिकाने लगा देता है, मीन्स उनको पकड़ लेता है और H में, और जो ऑक्सीजन जो इसी लिक्विड ड्रॉप में डिजोल्व है, ये ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते हैं। या हम ये कहें कि वाटर H2O हाफ O2 और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुल मिला के इनसे ये OH भी बनते जाते हैं। तो ये प्रोसेस चल सकती है, मतलब H2O अगर H प्लस है तो H2O, या फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन से OH बनते हैं जो वाटर को और ज़्यादा H प्लस में जो है इंड्यूस्ड कर देते हैं। अब आता है रस्ट फॉर्मेशन। तो ये जो Fe2 प्लस आयन बने एनोड में ऑक्सीडेशन से, और जो वाटर है और उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, इनसे मिलके बनता है Fe2O3 और H प्लस बने, ये H प्लस और ज़्यादा रस्टिंग को बढ़ाना शुरू करते हैं। फिर Fe2O3 और वाटर मिलके बनाता है Fe2O3 इंटू XH2O, हम इसी को बोलते हैं क्या, रस्ट। और इस तरह से सरफेस पर ये धीरे धीरे कलेक्ट होता जाता है, सरफेस खराब होने लगती है और इस तरह से गड्ढे और इस तरह से ग्रुप्स बनने लगते हैं और मेटल सरफेस खराब होने लगती है। तो एनोड पार्ट में क्या रिएक्शन चल रही है, Fe का Fe2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए और ये पहुँच गए यहाँ H प्लस को, और H प्लस यहाँ से आ जाता है और H2 बना, और ये H2 बनता है, तो और ज़्यादा ऑक्सीडेशन लगातार मेटल का चलता रहता है। Fe2 प्लस जो बने वो यहाँ वाटर में पहुँचे, वहाँ पर H2O2 से मिलके और ये बना लेते हैं रस्ट, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये चलता है बच्चों रस्टिंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस चल रही है यहाँ कहाँ चल रही है, एट कैथोड पार्ट में, ठीक है, और ये कहाँ पर, एनोड पार्ट में। तो ये चलता रहता है लगातार। अब देखो प्रिवेंशन में आते हैं कि बैटरी मतलब जो रस्टिंग है उसे आप कैसे रोक सकते हैं। तो जनरली एक है बैरियर प्रोटेक्शन, आपने देखा होगा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक मेथड है जो कि डोमेस्टिक लाइफ में बिल्कुल दिखती है। तो इसमें हम जानते हैं कि मेटल की सरफेस पर पेंट पोत दें, मेटल की थिन फिल्म लगा दें, है ना, ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, या कॉपर एसन की थिन लेयर लगा दें, इस तरह से पेंट कर दिया जाता है। ऐसे में मेटल का और ऑक्सीजन का एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता और रस्टिंग रुक जाती है। ओके, तो सबसे कारगर मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। फिर दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बच्चों, तो इसको बोलते हैं आत्मदाह कर देना एक प्रकार से। तो क्या होता है कि कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन विद लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव देन Fe, मतलब मेटल की सरफेस में ऐसी मेटल दूसरी चिपका दी जाती है, उसकी थिन लेयर बना दी जाती है जो आयरन से ज्यादा क्या है बच्चों, एक्टिव है, विच इज प्रिवेंट रस्टिंग बाई इटसेल्फ ऑक्सीडेशन एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये मेटल की जो सरफेस आपने लगाई है जो ज्यादा एक्टिव है वो खुद ही ऑक्सीडाइज्ड होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इलेक्ट्रॉन कहीं यूज हो जाते हैं। इस तरह से जो ओरिजिनल मेटल है मींस आयरन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जरूरत नहीं होती और ऐसे में मेटल का ऑक्सीडेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है और रस्टिंग नहीं चलता। इसी में जब जिंक की लेयर लगाई जाती है, थिन लेयर एक्टिव मेटल की तरह, तो वो कहलाता है ग्लैवनाइजेशन। ये है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बाय जिंक। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले आपने देखा होगा कॉपर वायर हैं, आयरन के वायर हैं, आयरन की सीड्स आती हैं, तो वो एक प्रकार की ऐसा लगता है जैसे तांबे से बनी हो, जबकि उसमें एक गैल्वेनाइजेशन होता है। इसमें जिंक की लेयर लगा दी जाती है और जिंक क्या करता है कि मान लो ये है मेटल सरफेस आयरन की, तो यहाँ पर एक जिंक की थिन लेयर लगी हुई है ये वाली, तो जब ऑक्सीजन इससे टकराएगी तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा Zn2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ओरिजिनल जो मेटल है आयरन, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इस तरह से सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड पाइप मेनली, जो पाइप अंडरग्राउंड्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो पाइप्स होते हैं उनके साथ Mg एल्यूमिनियम जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिंक, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है।
तो ये क्या करती हैं, खुद तो एनोड की तरह वर्क करने लगती हैं, मतलब खुद ही इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड गिव इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ पहुंच जाते हैं, क्या जो पाइप है उससे, और वो कैथोड की तरह वर्क करने लगता है, और ऐसे में मेटल को अपने खुद के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जरूरत नहीं होती, और इस तरह से रस्टिंग नहीं होती। तो इस तरह से Fe एक्ट एज अ कैथोड और एक्टिव मेटल एक्ट एज अ एनोड, इसीलिए इसको बोला गया है कैथोडिक प्रोटेक्शन। यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, कुछ एल्केलाइन फॉस्फेट क्रोमेट्स जिनका पीएच 9 से ज़्यादा हो, उनका यूज़ किया जाता है बच्चों, इनको सरफेस पे लगा दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो वाटर में H+ आयन आए हैं उनको ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और इस तरह से मेटल की रस्टिंग रुक जाती है। Fe इज इन कॉन्टैक्ट विद a solution whose pH about 9 से 10 डज नॉट कोराइड। अगर हम आयरन की सरफेस पर ऐसा इनका केमिकल लगा दें जिसका पीएच 9 से 10 के बीच का हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो ऐसे में मेटल सरफेस का कोरोजन नहीं होता। तो कुल मिला के ये रस्टिंग था जो मैंने आपको बताया। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा पार्ट करा दिया मैंने अच्छी तरह से, सारे यूनिट चैप्टर वाइज डाल दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह से देखें और समझें। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट।